अभी तक मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को मंत्रिमंडलीय अधिनायक के बारे में बताऊंगी। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का जब 19वीं शताब्दी में हम विश्लेषण करते हैं या 19वीं शताब्दी के दौरान उसकी कार्यप्रणाली देखते हैं तो वहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता या संसद की अधिनायकता या संसदीय जो सर्वोच्चता है उसका सिद्धांत था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंदर एक नई जो राजनीतिक परिस्थिति है उनमें परिवर्तन आया और मंत्रिमंडलीय अधिनायक का जो शब्द है या ये जो अवधारणा है वो वहाँ पर प्रचलित होने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में जो अंतर है उस कारण से वहाँ पे ये एक नई चीज़ जो है ये पैदा हुई है। और सिद्धांततः वहाँ मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडलीय अधिनायक स्थापित हो गया है। क्यों इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ ब्रिटेन में उत्पन्न हुई है उसका कुछ कारण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20वीं शताब्दी में राज्य का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। जो राज्य अब तक 18वीं 19वीं शताब्दी में राज्य का जो स्वरूप था वो पुलिस राज्य का हुआ करता था। पुलिस राज्य से आशय है कि नागरिकों को आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में वो पुलिस राज्य की जो अवधारणा है वो लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर परिवर्तित हो गई है। लोक कल्याणकारी राज्य से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, उसको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह के कार्य जो है, जब नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल पर या सरकार पर आया तो स्वाभाविक बात है कि मंत्रिमंडल का शक्तिशाली होना अपरिहार्य सा ही हो गया था। ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटेन में एक ये बात कही जाने लगी है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो गई है। तो इसके क्या कारण है, क्यों ये बात ब्रिटेन के संदर्भ में कही जाने लगी है? तो उसका सबसे पहला कारण है दलगत अनुशासन। दलगत अनुशासन से आशय है कि ब्रिटेन में सरकार का जो गठन होता है वो राजनीतिक दल के, जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है उसके आधार पर होता है। तो इस कारण से कोई जो भी जिस भी राजनीतिक दल का जो सदस्य होता है, अगर उस दल की सरकार बनी हुई है तो सदन में वो अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं करते हैं। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा। सामूहिक उत्तरदायित्व मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि संपूर्ण मंत्रिमंडल पूरी एक साथ ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो प्रत्येक मंत्री जानता है कि उसकी गलती से संपूर्ण मंत्रिमंडल के गिरने की संभावना है और इस कारण वे एक टीम के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तीसरा है लोक सदन के विघटन का अधिकार। यह ब्रिटिश संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि मंत्रिमंडल को लोक सदन का समर्थन प्राप्त नहीं रहे और ये लगे कि उसकी नीतियों के कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि राजा को ये परामर्श देता है कि संसद को या लोक सदन को या कॉमन सभा को भंग करवा के नवीन चुनाव करवाए जाएं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी सांसद होते हैं उनको हमेशा ये भय रहता है कि नवीन चुनावों का सामना हमें करना पड़ेगा और इस कारण से मंत्रिमंडल जो है वो संसद के ऊपर हावी बना रहता है। अगला आता है संसद की कार्यविधि। संसद की कार्य प्रक्रिया भी उस पर नियंत्रण लगाती है। कार्यभार की अधिकता के कारण लोक सदन में सामान्य समापन, मुखबंद, कंगारू समापन की व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को जब ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को इसके विस्तृत रूप से बताऊंगी। अगला आता है प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय अधिनायक की व्यवस्था अगर स्थापित हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ प्रचलन में आ रही है, तो इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी बात का माना जा सकता है, एक नई जो प्रक्रिया है वो प्रदत्त व्यवस्थापन की। प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि समय और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण कानून निर्माण का जो कार्य संसद के द्वारा किया जाता था वो कार्य धीरे धीरे करके कार्यपालिका को हस्तांतरित होता जा रहा है। यानी हम जब एक सामान्य शब्दों में जब समझते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कानून बनाने का, लेकिन ये कानून बनाने का कार्य धीरे धीरे करके परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में कार्यपालिका के पास जाता जा रहा है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया का ये हस्तांतरण जो है वो प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है।
और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था ने ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को तानाशाही स्थिति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है संकटकालीन स्थितियाँ। संकटकालीन स्थितियाँ जैसे कि 1931 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी या द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के द्वारा अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि युद्धकालीन स्थितियों में या आपातकालीन स्थितियों में तुरंत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति के अंदर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार मंत्रिमंडल के हाथों में केंद्रित हो गया था और इस स्थिति में मंत्रिमंडल जो है ब्रिटेन में बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया था। अगला आता है प्रशासकीय न्याय। प्रशासकीय न्याय की व्यवस्था ने मंत्रिमंडल को और भी शक्तिशाली बना दिया है। वर्तमान प्रशासनिक पद्धति में अपने अपने विभागों से संबंधित अभियोगों को सुनने तथा निश्चित करने का अधिकार स्वयं मंत्रियों को ही सौंप दिया गया है। पहले इस प्रकार के कार्य साधारण न्यायालयों द्वारा किए जाते थे, किंतु कार्यपालिका को न्याय संबंधी अधिकार भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो गए हैं। यानी वर्तमान समय के अंदर कुछ न्यायिक कार्य कौन से, प्रशासकीय मामलों से संबंधित न्यायिक कार्य भी जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाने लगे हैं। और एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था से आशय है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य रूप से दो ही राजनीतिक दल होते हैं तो उसको हम द्विदलीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। अब जिस दल का बहुमत होता है वो सरकार बनाता है तथा विरोधी दल अल्पमत में होता है। जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाता है और उसको विपक्ष की आलोचना की अधिक चिंता नहीं होती है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का जो मुख्य आधार होता है वो संख्या बल या बहुमत होता है और जब तक बहुमत सरकार के पास होता है वो मनचाहे निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर विपक्ष भी जो है वो बहुत अधिक नियंत्रण नहीं लगा पाता है। जब किसी भी पहलू को हम पढ़ते हैं, किसी भी अवधारणा को पढ़ते हैं, तो उसके पक्ष और विपक्ष के दो जो पहलू है वो सदैव विद्यमान रहते हैं। तो कुछ विचारक तो जो ये मानकर चलते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय तानाशाही स्थापित हो गई है, लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं ब्रिटेन में जो ये मानते हैं कि ब्रिटेन में चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप ऐसा है कि वहाँ पे किसी भी स्थिति में मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता है। मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता, इसका कारण ये गिनाए जाते हैं कि विरोधी दल, सबसे पहला कारण है कि क्यों नहीं मंत्रिमंडल तानाशाह बन सकता कि मंत्रिमंडल किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधियों की न्याय संगत आलोचनाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी चाहे कितनी भी संख्या बल हो, लेकिन विपक्ष के द्वारा किए गए विरोध का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष बाध्य होता ही है। अगला है संसद का नियंत्रण। संवैधानिक रूप से ब्रिटिश संसद के पास ऐसे अधिकार हैं जिन्हें वह तलवार की तरह मंत्रिमंडल के सिर पर लटका सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसके कार्यों को नियंत्रित भी कर सकती है। प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों को गलत काम करने से रोका जा सकता है। संसदीय आलोचना द्वारा जनमत उसके विरुद्ध किया जा सकता है। यानी संसद के कार्यवाहियों के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके आधार पर कि संसद मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण लगाता रहता है। अगला आता है जनमत का भय। मंत्रिमंडल जनमत को असंतुष्ट करके कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आगामी चुनाव के लिए भी क्षेत्र तैयार करना होता है कि जनता के हित के विरुद्ध लिए गए निर्णयों पर मंत्रिपरिषद पर हमेशा जनता जो है वो नज़र रखती है कि अगर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया या जनमत के हित के विरुद्ध उनके द्वारा कोई निर्णय लिए गए, तो ऐसी स्थिति में जनमत या जनता जो है आगामी चुनावों में उस दल की सरकार को हरा भी सकती है। अगला आता है सम्राट का विरोध। सम्राट भी मंत्रिमंडल की तानाशाही पर प्रबल नियंत्रण रखता है। सम्राट शासन नीति और सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है। सम्राट मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है। यदि मंत्रियों ने चेतावनी के विपरीत कार्य किया और राष्ट्र पर कोई संकट आ गया तथा जनता को ये ज्ञात हो गया कि सम्राट की चेतावनी के उपरांत भी ये कार्य किया गया, तो आगामी चुनावों में मंत्रियों से प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहेगी। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित।